हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस्पिरेंट्स में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 के भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे, मॉडल सेट को देखेंगे। ये हमारा सेट 1 होगा। डियर स्टूडेंट, भूगोल में आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल इंक्लूड है, यानी कि प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? ऑब्जेक्टिव में 35 और सब्जेक्टिव में 35 और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है और उसके लिए आपको 35 नंबर दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, भूगोल के मॉडल पेपर सेट 1 का। कोशिश करेंगे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देने का और सही से देने का। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आने वाले हर एक अपडेट सहित आपको मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है 2023 परीक्षा के लिए, भूगोल के लिए, उनका सही आंसर क्या होगा 3500 प्रश्नों का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा गया है कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, कुमारी सैंपल ने। दोस्तों, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश अपना पढ़ लीजिएगा और आंसर तो सेम ही होगा दोनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एवं पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो इनका जो सही जवाब होगा तीसरे नंबर वो होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का? सबसे कम लिंगानुपात किस देश का? जैसा लिंगानुपात कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि कितने महिला है कितने पुरुष हैं, यानी कि कितने महिला है कितने पुरुष हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। कि किसी देश में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो ये बोल सकते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो चौथे नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात का। संयुक्त अरब अमीरात का जो है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो लाटविया का, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर पूछे तो लाटविया का, और सबसे कम जो यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन ये होगा संयुक्त अरब अमीरात का। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक की। मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? आप क्लास 10th में ही पढ़े थे कि रोपण कृषि कॉफी रोपण कृषि है, गन्ना भी एक रोपण कृषि है, गेहूं जो है रोपण कृषि नहीं है, रबड़ एक रोपण कृषि है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया रोपण कृषि नहीं है, तो रोपण कृषि इनमें से कौन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा गेहूं रोपण कृषि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? यहाँ पे 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए और उसमें पूछा गया निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? तो इनका जो सही जवाब होगा 7वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है इन केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो सही जवाब हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का 121.01 करोड़। याद रखिएगा 121.01 करोड़ जो है इनकी जनसंख्या थी। अभी वर्तमान में जनसंख्या गणना नहीं किया गया है, तो इसलिए अभी अगर पूछा जाता है तो लगभग 140 करोड़ अभी जनसंख्या भारत की हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अनाउंसमेंट कब की गई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वें नंबर प्रश्न का 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन है जो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भोपाल जी। कोलकाता भी
नदी के तट पे है, हुगली नदी है, आगरा भी नदी के तट पर है, पटना भी नदी के तट पर है, लेकिन भोपाल जो है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा 10 का सी। 11वां नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का गन्ना। गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल सर्वाधिक में निम्न में से किसमें है? पूछा जा रहा है जो भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल है वो सबसे ज्यादा किस में है? तो दोस्तों इस ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सिंधु होगा या गोदावरी होगा। ठीक है, सिंधु होगा या गोदावरी होगा, इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है। आप थोड़ा सा इनको चेक कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी बुक से, या फिर जैसे हम इस पर कंफर्म होते हैं हम आपको इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे इसका आंसर। 12वें नंबर प्रश्न का हम आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखिएगा हीराकुंड जो डैम बनाई गई है कौन सी नदी पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे 50 लाख से अधिक जो है जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 14वें नंबर प्रश्न का पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन है? तो मसाई, यानी कि चल चल के पशु कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब कि बहुत जगह भटकते रहते हैं। तो चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन है? तो मसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 16वें नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो विश्व का है वो कहाँ पे केंद्रित है? तो याद रखिएगा जी वो मैदानों में केंद्रित है सर, प्लेन में केंद्रित, इन प्लेन में। दूसरे नंबर आता है पठार में केंद्रित है। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो मरुस्थल में, सबसे कम जो है वो मरुस्थल में। सर मरुस्थल में कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मैदान में। सबसे ज्यादा याद रखिएगा जनसंख्या क्या है? मैदान में। आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, इंडिया जो हमारा है, इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे जी? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। और यूपी जो है पूरी तरह से समतल मैदान है, यूपी जो है पूरी तरह से समतल मैदान में है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है वो कहाँ पे है? तो मैदान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस द सेक्स रेशियो ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के जो लिंग अनुपात है किसने कम किया है, यानी कि किसने नियंत्रण किया है? तो इसका सही जवाब 17वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। किसका जी? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला देश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 19वें नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी नंबर, अमेज़न क्षेत्र में जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कहते हैं जी स्टूडेंट कि 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि अगर मान लिया हम 1 किलोमीटर का क्षेत्र लेते हैं तो उस 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो उसी को कहते हैं जनघनत्व। तो पूछा जा रहा है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2021 के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार कितना था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 20वें नंबर प्रश्न का 382 जी, याद रखिएगा 382 इनका जनसंख्या घनत्व था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? प्रवास का आकर्षक या अनुकूल जो कारक है उसका सही जवाब हो जाएगा रोजगार के अवसर। प्रवास का जो कारक है वो रोजगार के अवसर है। आप देखते होंगे कि गांव देहात में आप रहते होंगे, आई होप लगभग स्टूडेंट गांव देहात के ही हैं। तो गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कई लोग क्या होते हैं गांव से पलायन हो जाते हैं दूसरे शहर में, किस लिए? रोजगार के अवसर के लिए। तो प्रवास का जो पलायन होता है या प्रवास दूसरे जगह होने का क्या कारण है? रोजगार का अवसर। अगर आपके घर के पास ही किसी को रोजगार मिल जाए अच्छी खासी तो क्या बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2016 के संदर्भ में? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 22वें नंबर प्रश्न का सी नंबर, 131वां स्थान है भारत का 2016 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो 23वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फैन पैटर्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? देखिए जी, आर्द्र कृषि जो है, आर्द्र कृषि में कितनी वर्षा आवश्यक है? तो 75 सेंटीमीटर से अधिक जी, 75 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 75 सेंटीमीटर से अधिक इसमें दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, यानी कि पुनः पूर्ति किया जा सकता है? तो किस नदी में है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो किस विद्वान ने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 26वें नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था हरित क्रांति। आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इनका आपका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई? ग्रेट डिवाइड की संख्या किस वर्ष को दी गई? तो 27वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानांतरित कृषि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कृषि कहाँ होती है? जी आप क्लास 10th में पढ़े थे कि बहुत कम जहाँ जगह होता है वहाँ बार बार जगहों को बदला जाता है, तो बदला जाता है उसमें क्या करते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। भारत में इसे क्या कहा जाता है? झूम कृषि बोला जाता है। अन्य देशों में उसे अन्य नाम से जाना जाता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य अगर कोई व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29वें नंबर प्रश्न का अंतर्देशीय व्यापार। क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय व्यापार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोच्चि पत्तन अवस्थित है। कोच्चि पत्तन अवस्थित है यानी कि कोच्चि जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 30वें नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा केरला में। कहाँ पे है? तो इन केरला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा बिजी जो है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो है वो कहाँ पे है? वर्ल्ड का कौन सा समुद्री मार्ग है जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 31वें नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग याद रखिएगा सबसे ज्यादा बिजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा एक नहर का नाम है, वह जोड़ती है जी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में? याद रखिएगा विश्व का सबसे ज्यादा लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है और ये रूस देश में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो रूस देश में अवस्थित है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 33वें नंबर प्रश्न के बाद 34वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूर्व से लेकर पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो सिलचर को पोरबंदर से, पोरबंदर आपका गुजरात में है और सिलचर आपका पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सिलचर को पोरबंदर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? मुंबई में ही सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित क्यों किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो मुंबई एक पतन है जी, मुंबई एक क्या है? पतन है, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा कि ये बोल सकते हैं पतन का कहने का मतलब यहाँ पे हमने आपको पिछले बार ही बताया क्या बोल रहे थे। अगला इसमें दिया गया है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। मुंबई एक क्या था? वित्तीय केंद्र था। बंदरगाह जी, पतन का हम भूल रहे थे, पतन जो है वो बंदरगाह। मुंबई में बहुत ज़्यादा बंदरगाह थे। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यानी कि पैसे के मामले में ठीक था। संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र था, यहाँ कपास के भी बहुत ज्यादा उत्पादक किए जाते थे, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 36वें नंबर प्रश्न है,
35 ही प्रश्न होगा, सॉरी माफ कीजिएगा आपका, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसलिए अब इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ प्रश्न थे 35 क्वेश्चन, जिनका हमने जवाब कितने का देखा तो 34 प्रश्नों का जवाब देखा है। 12वां नंबर जो हमारा प्रश्न था उसमें थोड़ी सी हमें डाउट थी, इसलिए उस प्रश्न को हमने छोड़ दिया है। उसका जो आंसर है हम जैसे उसको देखते हैं उसके बाद हम उसे पिंड कमेंट में मेंशन कर देंगे, आप उसे चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट ये बताइए कि आपका 35 में से कितना सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उनको भी इनकी हेल्प मिलना चाहिए। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी सेट्स की सॉल्यूशन और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम आते ही आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को यहाँ पे कराया जाएगा, और अन्य सेट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।